स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके ओके। बाकी तो हमारा ओ एस आई टी सी पी और बेसिक नेटवर्किंग का कुछ जो पार्ट था वो हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। तो इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता भी होगा, बट कोई नहीं, देखते हैं हम लोग। और तो लग रहा है अब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बाकी तो ठीक है। तो हम ओ एस आई मॉडल्स में हम लोग पढ़े थे L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1 करके। तो हम L1 डिवाइसेस यानी लेयर वन में, यानी फिजिकल लेयर्स में जो डिवाइसेस यूज होती हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, जैसे हम लोग पढ़े थे हब, रिपीटर एंड एन आई सी कार्ड, ये सारे वायर्स, जो भी आपके केबल्स एंड वायर्स हैं। तो एन आई सी कार्ड आपको पता ही है कि RJ45 कनेक्टर्स, दो फीमेल्स कनेक्टर जो रहता है, RJ45 जिससे कनेक्ट होता है थ्रू लैन से, स्विचेस या RJ40। NIC कार्ड आपका एक लैन कार्ड भी होता है, इसमें लैन में भी आपका डब्लू लैन कार्ड भी होता है, और ब्लूटूथ के लिए भी एक कार्ड होता है। यानी जितने टाइप में कनेक्टिविटी होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करना है, तो NIC कार्ड यानी RJ45 का कनेक्टर्स केबल में जो रहता है वो ला करके NIC कार्ड में, लैन कार्ड में आप इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा, आप वाईफाई से जो कनेक्ट होते हैं, वाईफाई जो कनेक्ट होते हैं वो NIC होता है आपका, वो वायरलेस लैन के लिए। तो आप देखेंगे सिस्टम में, अगर अगर आप जाएंगे, कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IP config/all करके, तो यहाँ देखिए आपको दिखाएगा एडाप्टर, लैन एडाप्टर, ठीक है। वाईफाई के लिए आपको इसका मैक देगा, यानी आपके पास एक इसका कार्ड है। आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये VMware का VM नेट है, यानी VMware मशीन है, उसका दिखा रहा है। इथरनेट एडाप्टर VMware लोकल कनेक्शन, ठीक है। इथरनेट एडाप्टर यानी आपका मेरे सिस्टम का जो लाइन कार्ड है उसका देखिए, ये आप इसका मैक दिया हुआ है। ब्लूटूथ रहता है तो ब्लूटूथ का भी मैक देता है, इथरनेट एडाप्टर टू। तो यानी अभी मेरे में ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम से ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ब्लूटूथ का एडाप्टर शो नहीं कर रहा है। तो आपका ये सारा NIC गार्ड होता है। आप लोग देखे होंगे, आप डेस्कटॉप में काम करते हैं तो यहाँ अगर देखेंगे, या NIC कार्ड लिखेंगे, ये देखे होंगे आप लोग, जो आप अगर ये सिस्टम में लगा रहता है, तो ये NIC कार्ड्स हैं आपके, ठीक है। हम पढ़ेंगे जो डिवाइसेस में हब। हब, इससे पहले कितने लोग सुने हैं हब के बारे में, बताया? सर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है हब। मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है हब। सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं आता। मल्टीपल डिवाइसेस को सर कनेक्ट करता है हब। डिफरेंट नेटवर्क्स, जो जितने भी डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे नेटवर्क से, एक ही नेटवर्क से सॉरी, थोड़ा लाउड बोलिए। मल्टीपल।
सर एक ईथरनेट, जैसे एक ईथरनेट की हमारी लाइन है, हम्म उससे हमारे कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे नेटवर्क से, हम्म हब, एक पर्टिकुलर हब से, हम्म। उसे हब बोलते हैं। ठीक, और किसी को कुछ पता है? नो सर। ठीक है, देखिए हब, सही बोला आपने कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हब यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है हब, और इससे मल्टीपल्स डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हब। ठीक है, ठीक है। हब के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है, ये सिंपल सा क्या करता है, एक ट्रंक केबल के थ्रू हब की जो अंदर की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, यानी हब जो यूज करता है बस टोपोलॉजी यूज करता है। बस टोपोलॉजी क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस टोपोलॉजी में यहाँ सिर्फ इतना जान जाइए कि एक केबल होता है जिसको हम ट्रंक केबल बोलते हैं, ठीक है, या बैकबोन केबल जिसको बोलते हैं। इसी से आपके मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो सेम ये वाला जो टोपोलॉजी है, वायर कनेक्टिविटी है, आपके हब के अंदर इनबिल्ट होती है। अब हब हब क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि, हाँ, हब जो काम करता है, आप लोगों ने हम लोग पढ़े थे कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाफ डुप्लेक्स पे, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स मतलब क्या है कि अगर एक कोई मेंबर्स इसमें अगर किसी और को डेटा सेंड करता है, ठीक है, जैसे ये डेटा सेंड करेगा तो बाकी सारे मेंबर्स क्या रहेंगे, वेट करेंगे। यानी हब क्या करता है, हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, और ये एक ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ठीक है, ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कहीं से डेटा आया, यानी आप अगर बाहर से कहीं डेटा आया, या ये जो अगर मान लीजिए इसको सेंड करेगा, तो ये अगर इसको सेंड करेगा तो ये सिर्फ इसको ही सेंड नहीं होगा, ये सारे को सेंड हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है एक बार हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ठीक है, ये हम डिवाइसेस, अगर हम मान लीजिए हम आपको हब लेते हैं, एक ये हब डिवाइसेस है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये तीन चार डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इन डिवाइसेस को एक आईपी दे देते हैं। देखिए, हब क्या बोले कि ये ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है। तो आप देखिएगा कैसे ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि हमने सबको आईपी दे दिया है।
अब इसका सिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये डिवाइस, ये वाला डिवाइस इसको क्या कर रहा है, कुछ मैसेज सेंड कर रहा है। तो अब देखिएगा क्या करेगा। यहाँ गया, ये सबको कर दिया, और अब रिप्लाई होगा, फिर से वो भेज देगा। ठीक है, गया, ये रिप्लाई भी है। अब देखिए, अब समझ में आया क्या हो रहा है कि ये ऑलवेज क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने अभी टोपोलॉजी जो बनाया है, एक बस हब है। ठीक है, हब से हमने एक डिवाइस लिया और इसको आईपी दिया 10.0.0.1, दूसरा लिया, इसको आईपी दिया 10.0.0.2। आईपी कैसे होता है, कैसे देते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे जब आईपी लॉजिकल एड्रेस। बस आप सिंपल सा जान जाइए कि हमने एक ही नेटवर्क की आईपी सबको दी। ठीक है, 3 एंड 10.0.0.4। ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर बना देते हैं। हाँ? ये ऐसे कनेक्ट रहेगा, ये इसकी आईपी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसने पैकेट सेंड किया, पिंग वाला, पिंग पैकेट। ठीक है, तो ये ऐसे गया यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही हब के पास गया, हब ने क्या किया, इस पैकेट को हर पोर्ट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये इसने सेम एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, ये ऐसे होते होते इसके पास भी गया, यहाँ भी चला गया, और यहाँ भी चला गया। इन दोनों ने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया और इसने एक्सेप्ट कर दिया। यही हो रहा है ना। देखिए, एक हमने पिंग पैकेट लिया और इसके पास सेंड किया, और ये क्या किया, हब लिया और हब ने क्या किया, सबको भेज दिया, ब्रॉडकास्ट किया। अब देखिए, इन दोनों ने डिस्कार्ड कर दिया और इसने रिप्लाई किया, और इसने रिप्लाई भी किया, तो फिर भी ये सबको मिलेगा। यानी रिक्वेस्ट भी आपका ब्रॉडकास्ट हुआ और रिप्लाई भी आपका ब्रॉडकास्ट हुआ। ठीक है, यानी देखिए, अब ये क्या किया इसने, अब इसने एक्सेप्ट किया, अब ये रिप्लाई करेगा, यानी एक पैकेट रिप्लाई करेगा। रिप्लाई जब किया तो ये पैकेट यहाँ पे आया, और इस रिप्लाई को भी इसने सबके पास ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, और ये दोनों, क्योंकि ये इसने एक रिक्वेस्ट किया था, तो रिप्लाई इसके ही पास आएगा, और ये सबने डिस्कार्ड कर दिया। तो हब क्या करता है, हब ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो मैसेज रिक्वेस्ट हो या रिप्लाई हो। समझ में आया। पिंग मैसेज क्या होता है, पिंग मैसेज, जहां आप जिस आईपी को पिंग करते हैं तो वो कनेक्टिविटी चेक करता है, तो वहां उस मैसेज उस डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, और फिर डेस्टिनेशन भी जहां से पिंग आपने किए हैं रिप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, अगर हम गूगल को पिंग करेंगे या 8.8 को, डीएनएस को इसके, तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट उसके पास गया, गूगल के पास, और रिक्वेस्ट होकर के उस गूगल ने रिप्लाई किया। यानी ये 4 मैसेज आता है रिक्वेस्ट का, और रिप्लाई का भी 4 आता है। तो आपका मैसेज वहाँ गया, ये रिप्लाई आया, ये मैसेज वहाँ गया, ये रिप्लाई आया, ये मैसेज वहाँ गया, ये रिप्लाई आया, ये गया। मतलब इसने कनेक्टिविटी चेक कर ली, और इसने कितने बिट का मैसेज भेजा, बाइट का मैसेज भेजा, वो मैसेज 32 बाइट्स का मैसेज भेजा था। ठीक है, उसके बाद जो टाइम पहुंचने में लगा, यानी यहाँ से मैं जहाँ हूँ और यहाँ से डीएनएस, गूगल के डीएनएस तक पहुंचने में जो टाइम लगा, 6 माइक्रो सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड, 4 और 3। ठीक है,
ये होता है टाइम टू लीव, यानी अगर वो पैकेट इतने सेकंड में वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो बीच में ही वो डिस्कार्ड हो जाएगा, नो इशू। और इंटरनेट या इंटरनेट में घूमता नहीं रहेगा, पैकेट बीच में लॉस हो जाएगा। तो रिप्लाई आया तो देखिए इसका एवरेज टाइम निकाल दिया होगा कहीं, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम, एवरेज टाइम, यानी इसने बता दिया कि यहाँ से और गूगल के सर्वर की जो कनेक्टिविटी है, यानी हमारे सर्वर से और गूगल के सर्वर से बीच में, यानी हम जो यहाँ से लेकर के और गूगल के सर्वर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसका टाइम जो लग रहा है वो 4 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कनेक्टिविटी चेक कर लिया। 4 मैसेज रिक्वेस्ट गया है और 4 मैसेज रिप्लाई आया है। तो हब क्या क्या है, हब का जो मैसेज रिक्वेस्ट जाता है वो भी ब्रॉडकास्ट करता है सबको, और जो रिप्लाई मैसेज आता है आपके पास वो भी ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसीलिए हब को बोलते हैं, हब एक क्या है, ब्रॉडकास्ट डिवाइस। वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो मैसेज रिक्वेस्ट हो या वो मैसेज रिप्लाई हो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्सी पे काम करता है। ये क्या हुआ, जैसे ये मैसेज ये अगर सेंड करेगा तो ये इधर से सेम टाइम में कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता। देखिए ये वाला अगर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर वाले वर्जन में अगर सपोर्ट करेगा तो ठीक है, देखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से सेम पिंग करते हैं और एक और लेते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं। किसको जाएगा, इसको, और एक मैसेज लेते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, अब देखिएगा सेम गया, यानी इसमें सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये वाला सपोर्ट नहीं करता सॉफ्टवेयर में। इसमें क्या होता है हब में कि हब जब ये सेंड करेगा तो सेम टाइम पे अगर इसने भी सेंड कर दिया कोई मैसेज, जैसे इसने इधर से सेंड किया और इसने इधर से सेंड किया, तो बीच में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वो डेटा कोलाइड हो जाएगा, क्योंकि ये आप काम करता है हाफ डुप्लेक्सी। तो बीच में कहीं ना कहीं वो डेटा कोलाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, इसको बोलते हैं हम सिंगल कोलिजन डोमेन। यानी हब क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, यानी इसका आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जैसे मान लीजिए उस दिन हम एग्जांपल्स दे रहे थे हब डुप्लेक्सी का, कि एक ब्रिज है और इस ब्रिज पे एक ही कार जा सकता है। ठीक है, तो ये इधर यहाँ ये पतला सा ब्रिज है और इधर से जो गाड़ियाँ आती हैं आएंगी, और अगर इधर से गाड़ियाँ आएंगी, जब एक ही कार जाएगा तो एक टाइम में सिर्फ एक ही तरफ से कार जाएगा और इधर से वेट करेगा। अगर सेम टाइम पे दोनों आ गए तो बीच में ये क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसको बोलते हैं सिंगल कोलिजन डोमेन, यानी सिर्फ एक ही रास्ता है जिधर से आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, तो इसीलिए हब को बोलते हैं हम सिंगल कोलिजन डोमेन। ब्रॉडकास्ट डिवाइस समझ में आ गया, सिंगल कोलिजन डोमेन समझ में आ गया, और हब जो होता है ये आपका शेयर्ड बैंडविड्थ पे ये काम करता है। ठीक है, शेयर्ड बैंडविड्थ इन द, अगर मान लीजिए कि अब आप देखिए ये मैसेज अगर इसने सेंड किया तो हब के पास गया और हब क्या किया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। मतलब हब की जो बैंडविड्थ हो गई, अगर मान लीजिए कि इस समय ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, बैंडविड्थ कंज्यूम होता है, क्योंकि मल्टीपल आपके पैकेट्स जाते रहते हैं। तो अगर हब हब अगर इसने इसको सेंड किया तो अब जितने, अगर मान लीजिए इसकी बैंडविड्थ है जो 100 है, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, क्योंकि
ये अगर मैसेज भेजता है तो अपने आप को छोड़ करके बाकी सबको मैसेज ऑलवेज सेंड करता रहता है। तो हब का अगर बैंडविड्थ 100 है तो इसने सेंड करने में जो बैंडविड्थ लिया और इसने रिसीव करने में बैंडविड्थ, यानी डिवाइड बाई सबका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ वो सिंपल सा यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर में अगर बैंडविड्थ समझते हैं ना क्या होता है? हाँ सर। हाँ जी सर। सॉरी। हाँ जी सर, पता है। हाँ, क्या होता है? सर बैंडविड्थ एक तरीके से हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ कह सकते हैं। देखिए, यहाँ मोस्टली कंफ्यूजन स्पीड और बैंडविड्थ दोनों में होता है। आपका स्पीड भी होता है बिट पर सेकंड, स्पीड में हम करते हैं, ठीक है, केबी बिट पर सेकंड होता है स्पीड शायद। सर वो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी। क्वालिटी ऑफ नेटवर्क क्वालिटी बैंडविड्थ ऑफ कम हो। नेटवर्क्स में नहीं लेंगे, क्वालिटी ऑफ नेटवर्क्स में तो आपका हो जाएगा। देखिए, बैंडविड्थ को आप सिंपल सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में वाटर सप्लाई का जो पाइप होगा, ठीक है, या रोड पे जो वाटर सप्लाई का पाइप होगा। अब ये अगर घर में जो वाटर सप्लाई जो आता है तो ये जो एरिया होता है, इस एरिया में ही तो वाटर आएगा जो आपका पाइप है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को, यानी जहाँ जिसमें वाटर जा रहा है, ये एरिया ही पूरा आपका, इस अगर देखा जाए तो ये बैंडविड्थ हो गया। वैसे ही सिंपल सा जो आप केबल लेते हैं, केबल में आपकी जो कनेक्टिविटी जाती है, तो केबल में जो डेटा ट्रैवल्स होता है ना? तो आप क्या कहते हैं, ये फास्ट इथरनेट है, ये गिग है, या ये 10 गिग है। आप पढ़ेंगे हम लोग स्विच आएगा तो फास्ट इथरनेट बोलते हैं, यानी बोलते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है 100 MB पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब एक बार में इस वायर में 100 MB डेटा ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। सर जो एक क्वेश्चन था सर। हाँ, थोड़ा आपका सर जैसे वॉइस ना बड़ा, एक मिनट रुकिए, तो मैं भी अपना वॉइस बढ़ा देता हूँ। ठीक, मेरा तो फुल है। हाँ जी, बोलिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे सर हम घर में वाईफाई लगवाते हैं, हाँ तो सर वाईफाई जैसे हम ऑपरेटर से लगवाते हैं तो वो बोलते हैं कि 5G बैंडविड्थ है और 4G, ये 2G है, ये 5G है, ऐसे हमें समझाते हैं वो लोग। नहीं, तो सर ये बैंड आप सुनिए, जब आप लगवाते होंगे, ठीक है, तो ये सपोर्ट बोलता होगा कि आपका जो राउटर है सपोर्ट करता होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, हाँ जी, या 5 हाँ जी, हाँ जी, गीगाहर्ट्ज़, यही ना करता होगा। हाँ जी, ये सपोर्ट बोलता होगा, ये दोनों सपोर्ट करता है, यानी आरएफ दोनों सपोर्ट करता है। दूसरा चीज़ बोलता है कि आप अपने इंटरनेट का स्पीड कौन सा लेना होगा, मतलब आप जो इंटरनेट यूज करेंगे उसका बैंडविड्थ कौन सा लेना है आपको। 30 MB वाला प्लान पर सेकंड वाला प्लान लेना है, या 50 MB पर सेकंड लेना है, या 100 MB पर सेकंड लेना है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी ये बताता होगा कि ये आपका ये प्लान है, ये प्लान है, ये प्लान है। तो मतलब क्या कहता है वो, आपका ये इंटरनेट का बैंडविड्थ जो होगा वो मैक्सिमम वो इतना यूज कर लेगा। यानी आपके राउटर के नीचे अगर ये राउटर है और आपके घर में जितने भी डिवाइसेस से इंटरनेट करेंगे, तो आप एक बार में इतना डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। हाँ अगर जी, 50 MB का होगा तो 50 MB, 100 MB का होगा तो 100 MB। लेकिन आप देखते होंगे 30 MB का जो प्लान लेते हैं आप, ठीक है, तो जब आप अपना इंटरनेट स्पीड जब चेक करते होंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा होगा 1 MB पर सेकेंड, 2 MB पर सेकेंड, 3 MB पर सेकेंड, ये दिखा रहा होगा ना। हाँ जी, तो ये जो स्पीड है ये इंटरनेट की स्पीड है, ठीक है। और ये जो आपने जो प्लान लिया है ये एक बार में इतना डेटा को आप
सेंड या रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि आप इधर एक एक है आपके भाई हैं, वो कोई मूवी डाउनलोड कर रहा होगा, आप होंगे तो ऑनलाइन कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, या और कोई होगा वो अपना वीडियो कॉलिंग कर रहा होगा, या और कोई होगा कुछ कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये सब लोग यूज कर रहे हैं ना। बैंडविड्थ किसका यूज कर रहे हैं? 30 MB का, ये हाँ ना। जी। तो इन हाँ जी। सबको आप मिला देंगे तो ये यूज इतने का कर सकते हैं, अब 30 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ जब स्पीड देंगे देखेंगे तो सबको कुछ न कुछ, किसी को अलग स्पीड मिल रहा होगा, किसी को अलग भी स्पीड मिल रहा होगा, किसी। तो ये स्पीड डिपेंड करता है कि जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं उस सर्वर को आप कितना, आप ही तो ऐसे नहीं है इकलौता जो यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो अब इस यूट्यूब की भी तो एक अपनी कैपेसिटी होगी, बैंडविड्थ होगा। तो जो वहाँ से जो स्पीड आते होंगे सब पे बढ़ जाएगा, तो वहाँ से जो आते होंगे, तो इसीलिए आपका स्पीड बैंडविड्थ के इक्वल नहीं मिलता। ठीक है, स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो आप प्लान लेंगे 30 MB, 50 MB, 100 MB, 200 MB, वॉट एवर जो भी, तो वो बोल देगा कि आप इतना बैंडविड्थ यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बैंडविड्थ को एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, बैंडविड्थ और स्पीड को हम तो हम लोग अगर एक लोकल लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझें, क्योंकि हम ये ट्राई करते हैं कि हम जितना आसानी से आसानी चीज़ों को समझ सकें, तो सारा एग्जांपल्स मिल ही जाता है। आप देखे होंगे आपके छत पे एक वाटर का टैंक लगा होता है, टैंकी जिसको बोलते हैं, और वहाँ से नीचे एक आता होगा पाइप, मेन पाइप, और इस मेन पाइप से हर रूम में एक वाटर पाइप दे देता होगा, हर रूम में दे देता होगा, है ना। यहाँ पे भी टोटी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया, मल्टीपल जगह। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अब जो आपकी टंकी से जो पानी आएगा वो ये इसी बैंडविड्थ का आएगा, जितना भी सब कोई भी यूज करेगा इसी से यूज करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये करीब है, ये यूज करेगा तो इसको फास्ट मिलेगा, ये थोड़ा सा दूर है इसको स्लो, थोड़ा सा इससे स्लो मिलेगा, ये थोड़ा है तो इसको और स्लो मिलेगा, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से होते हुए आ रहा है ना। तो सर ये हो गया ना, जितने ज़्यादा कनेक्शन उतना स्लो हो जाएगा समझो। एग्जैक्टली exactly। स्पीड वही हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन बैंडविड्थ तो इसका इतना ही है ना। हाँ जी। स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है सर, समझ गया मैं। हाँ, ठीक है। और किसी को डाउट तो कोई नहीं है ना, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये आपको हमेशा मिलेंगे, बैंडविड्थ, आपका स्पीड्स, ये आपका, ये बड़े परेशान करते हैं, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिवाइसेस पढ़ेंगे, फायरवॉल कितना बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, कितने कनेक्शन बनेंगे, ये सारे उसमें आप देखेंगे। ठीक है। तो आपका जो ये शेयर्ड बैंडविड्थ पे काम करता है। ठीक है। और मेन आपका जो फीचर्स है आपका यही है, ये हाफ डुप्लेक्सी पे काम करता है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो मैसेज रिक्वेस्ट हो या वो रिप्लाई हो। सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, यानी उसमें हब में बहुत ज़्यादा डिवाइस आपका डेटा, इसीलिए हब में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि कोलिजन इसमें बहुत ज़्यादा सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। आपका शेयर बैंडविड्थ, बैंडविड्थ समझ ही गए होंगे कि अगर ये यूज करेगा तो ये सारे में बढ़ जाता है। ठीक है। शेयर बैंडविड्थ, आप इसको बोल सकते हैं कि ये डम डिवाइस होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी नहीं होता है। तो ये अब क्या करता है, देखिए हब करता क्या है, यहाँ से डेटा जैसे ही मान लीजिए 1 2 0 ये बिट गया आपका डेटा, इसने ये सेंड किया, ये क्या करता है, इस पोर्ट से जैसे ही डेटा जाता है तो इसको छोड़ करके बाकी तीनों पोर्ट पे ये डेटा एज इट इज कॉपी कर देता है। ठीक है। कॉपी करता है सिर्फ, कुछ उसमें डेटा को रीड नहीं करता, यानी उसमें कुछ उसका जो डेटा होता है वो देखता नहीं है कि इसमें है क्या, कहीं क्या, सिंपल सा जो जैसे आया एज इट इज उसको सब पे पेस्ट कर दिया। यहाँ यानी यहाँ पे
कोई सिक्योरिटी नो ऑथेंटिकेशन नहीं होता, यानी ये इसको चेक नहीं करता। ठीक है, ये जैसे डेटा आएगा वैसे ही डेटा सब जगह सेंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के लिए कोई कुछ भी नहीं है। जैसा जैसा डेटा आएगा सबको, अगर मान लीजिए इस डेटा में अगर बाहर से किसी ने वायरस छुपा करके भेजा हो तो वो वायरस को ही भेज देगा, बिल्कुल इंस्पेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल चेक नहीं करेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है कैसा है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे ही भेज देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट, यानी उस आप जो डेटा भेजेंगे उसको रीड नहीं करेगा, सिंपल सा डेटा सब जगह वही भेज देगा। तो यानी इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये डम डिवाइसेस है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट ही मेन होता है, बाकी आप अपने तरफ से मेन ही होता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर हम लोग पढ़ेंगे, तो रिपीटर क्या होता है, सिंपल सा आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारा लोकल एरिया जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा एक कैंपस से दूसरे कैंपस में हमको लेके जाना है, सेम वही लाइन, अगर मान लीजिए यहाँ स्विच है और थोड़ा सा दूर लगा हुआ है, और जो हम सीसीटीवी कैमरा ही मान लीजिए, आपने बहुत दूर एक कैमरा लगाया हुआ है और आप जो लैन केबल लगाएंगे, इस लैन केबल की कैट 6 या कैपेसिटी होती है लगभग 100 मीटर्स तक, ये डेटा को आपको लेके चला जाएगा। जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तो डेटा लॉस होने लगता है उस केबल पे। ठीक है, लेकिन आपका जो कैमरा लगा हुआ है वो 50 मीटर्स पे लगा हुआ है, 150 मीटर्स पे, तो आपकी लैन की जो कैपेसिटी है वो आपका 100 मीटर ही है, बट आपका जो डिवाइसेस या जो भी लगा हुआ है वो 100 ये आप 150 मीटर्स पे लगा हुआ है, तो डेटा वहाँ तक तो लैन की कैपेसिटी रहेगी नहीं। तो बीच में क्या करेंगे, कहीं आप एक जगह रिपीटर लगा देंगे। तो रिपीटर का काम क्या है कि जो आपका डेटा जाएगा, इस डेटा को क्या करता है, जो वीक सिग्नल्स होते हैं, यानी जहाँ एक इसकी लिमिट होती है वहाँ तक जाने के बाद डेटा क्या हो जाता है, उसके सिग्नल्स में जाता है, और वो सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उस वीक सिग्नल को क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, रीजनरेट कर देता है बोलते हैं इसको, यानी इस वीक सिग्नल को एक्सेप्ट करके रीजनरेट करके और अपने सेकेंड पोर्ट पे उस सिग्नल्स को एज इट इज़ करके फिर से सेंड कर देता है, यानी इसकी स्पीड को फिर से मेंटेन करके सेंड कर देता है। तो रिपीटर का काम सिर्फ यही है कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी जो अगर मान लीजिए 01100 ये जो डेटा है आपका गया यहाँ पे, सिर्फ इस बिट को क्या करेगा, ये सिग्नल्स को अपने अंदर लेगा, इसको क्या करेगा, बिल्कुल रीजनरेट कर देगा और दूसरे पोर्ट पे कॉपी कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए सिर्फ ये हब जैसा देखिए काम कर रहा है। हब भी क्या करता है, यानी एक पोर्ट से डेटा उठाता है और दूसरे पोर्ट पे डेटा कॉपी कर देता है। ठीक है, तो हब को बोलते हैं कि मल्टी पोर्ट रिपीटर। ठीक है, तो सिर्फ हब का भी यही काम है कि ये मल्टी पोर्ट रिपीटर आप बोल सकते हैं कि यानी एक गया और अपने दूसरे पोर्ट्स पे डेटा को सेम एज इट इज कॉपी कर दिया। तो समझ में आया ना रिपीटर का काम है। रिपीटर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज करके और डेटा एज इट इज सेंड कर देता है।
ठीक है। सर कंपनी वगैरह में यूज करते हैं इसको भी? हाँ, रिपीटर करता है। अभी कंपनी जैसे मान लीजिए कि आईएसपीज वगैरह भी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि हाँ, ये पहले देखते होंगे नहीं, टेलीफोन वगैरह का जो वायर्स जाते होंगे, ये पोल ओल पे लगा रहता है रिपीटर आपका, यस सर। लटका हुआ रहता है। तो वो वहाँ केबल भी जॉइंट करता है, और क्या करता है, एक तरफ से भी वो केबल, देखे होंगे एक बॉक्स होगा ऐसे लटका हुआ, ठीक है। तो वो क्या करता है, केबल जॉइंटिंग में वो आपको वीक सिग्नल एक लेगा और उसको स्ट्रांग करके दूसरे तरफ सेंड कर देगा। तो वो रिपीटर से होता है। ठीक है। हब समझ में आ गया, रिपीटर समझ में आ गया। यस सर। अब आ जाइए आप, अब हम L2 डिवाइस में चलते हैं। L2 में क्या करते हैं, स्विच। L2 में दो डिवाइसेस आती हैं, एक ब्रिज आता है और एक स्विच आता है, ठीक है। अब ब्रिज यूज नहीं होता है ना, ब्रिज अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके जगह पे स्विच ही यूज होता है। ब्रिज ब्रिज में क्या होता था, बहुत कम पोर्ट्स आते थे, 4 8 ऐसे करके पोर्ट्स आते थे। अब स्विच में आपके 4 8 16 24 4 भी आ जाएंगे, 8 भी आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे, ऐसे कर करके पोर्ट्स आते हैं। देखे होंगे आप स्विच में, अगर आप जब लैब में आएंगे तो आपको स्विचेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्विचेस हैं, ये आपका पोर्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये जो होते हैं पोर्ट्स होते हैं, देखिए। इसको बोलते हैं पोर्ट्स। ये आपका इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, और पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके 24 पोर्ट्स हैं आपके, ये हैं, 2 पोर्ट्स ये भी हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 26। यानी ये जो पोर्ट्स आपके फास्ट इथरनेट हैं और ये गिग है, यानी इसकी स्पीड या इसकी बैंडविड्थ 100 MB पर सेकेंड है, और इसकी 1 गिग पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट्स, ठीक है। अब देखिए, हब हब को स्विच ने पहले शुरू में, जब आपका लेगेसी नेटवर्क था, यानी लेगेसी नेटवर्क यानी पुराने जो नेटवर्क चलता था, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हब आए। फिर हब हब के बाद फिर ब्रिज आया, ब्रिज के बाद अब स्विच। स्विच अभी हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो स्विच का भी काम जो हब का था, हब की मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो स्विच का भी वही काम है कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस, ठीक है। हब क्या था, हब के अंदर कोई चिप या मेमोरी कार्ड नहीं लगे रहते थे। यहाँ स्विच के अंदर, क्योंकि हब क्या करता था, वो ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने डेटा सेंड किया, तो जितने भी इसके पास कनेक्टिविटी रहते थे, इसको छोड़ करके बाकी सबके पास ये डेटा ब्रॉडकास्ट कर देता था। तो जब अगर अगर मान लीजिए एक नेटवर्क में
हमेशा जब ब्रॉडकास्ट होगा तो अननेसेसरी उसका बैंडविड्थ कंज्यूम होगा। अगर सिंपल सा मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि एक जगह टोटी घर में ऑन करने पे सारा टोटी पानी गिरे, तो क्या होगा? उसका एक काम तो हमको एक ही जगह है, लेकिन बेमतलब का पानी सब जगह गिर रहा है। तो जब पानी गिर रहा है तो इसका बैंडविड्थ कंज्यूम हो रहा है। तो वैसे ही ये बेमतलब के सबके पास डेटा सेंड करता है ब्रॉडकास्टर। अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन ये और इसी से बस करना है, तो इधर इधर डेटा सेंड करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हब क्या करता है? नहीं, हम सबको सेंड करेंगे। तो ये क्या करता है? बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। लेकिन अब इसी मेन प्रॉब्लम हब के साथ ये था, तो स्विच ने इसको रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया? इसने बोला नहीं, स्विच क्या करता है? सिंगल टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, देन यूनिकास्ट करता है। ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट क्यों करता है? ब्रॉडकास्ट क्यों करता है? ये ब्रॉडकास्ट इसलिए करता है कि टू लर्न मैक एड्रेस। क्योंकि आपको हम बताए थे, जब हम लोग लेयर OSI मॉडल में लेयर्स पढ़ रहे थे, तो डेटा लिंक लेयर्स L2 है, लेयर 2 है। तो डेटा लिंक लेयर में हम क्या बोले थे कल, कि यहाँ जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो मैक बेस्ड करती हैं। क्योंकि स्विच में जितने डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, स्विच के पास एक स्विच क्या करता है? एक टेबल्स बनाता है। तो मैक एड्रेस यानी स्विच क्या करता है? अपना एक टेबल बनाता है जिसको मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं, मैक टेबल या कैम टेबल। इस टेबल में क्या रहता है? और भी फील्ड रहते हैं, लेकिन हमारे काम की क्या ज़रूरत है? मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जो आपको इंटरफेस दिखाए थे उसको पोर्ट नंबर बोलते हैं, और मैक एड्रेस आपको पता ही है उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। यहाँ एक और फील्ड होता है VLAN, और यहाँ होता है टाइप। तो यहाँ दोनों इनको छोड़ दीजिए, अभी हमको ज़रूरत है मैक और पोर्ट नंबर। ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये बोल देता है कि पोर्ट नंबर 1 पे आपका जो डिवाइस है उसका मैक ये है, पोर्ट 2 पे जो डिवाइस है ये है। तो एक बार क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, और जो उसके पोर्ट्स पे जो डिवाइस होती हैं उसका मैक लर्न करके अपने टेबल में इंसर्ट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या करता है? यूनिकास्ट करता है। अब देखिए कैसे करता है, वो कैसे मैक टेबल लर्न करता है, वो हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमारे स्विचेस हैं, इसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, बट एक बार यहाँ देख लीजिए, ये हमारे स्विचेस हैं। ठीक है। ये हमारा स्विचेस पोर्ट 1 मान लीजिए, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 4 है, और पोर्ट 5 है। यहाँ पे भी एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक डिवाइस कनेक्ट है, यहाँ पे भी एक डिवाइस कनेक्ट है, और यहाँ पे भी एक डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है। सपोज कीजिए इस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है AA है, इस डिवाइस का मैक एड्रेस BB है, इसका CC है, और इसका DD है। इसकी IP सपोज कीजिए 10.0.0.1 है, 10.0.0.2 है, 10.0.0.3 है, और इसकी IP 10.0.0.4 है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा कि अभी जो इसका मैक जो टेबल है वो अभी इसमें कुछ भी अभी बिल्कुल वैकेंट है, यानी यहाँ पे मैक
एड्रेस और यहाँ पे पोर्ट नंबर। अभी सारा ऐसे ही खाली है। जैसे क्या कैसे रहता है, जैसे अगर हम अगर इसको हम देखें, इसी में देख लेते हैं तो इसको हटा दीजिए। अगर हम इसमें देखते हैं इसका, तो यहाँ देखिए अभी इसका जो मैक एड्रेस है अभी बिल्कुल ही खाली है। अभी इसमें कुछ भी डेटा आपका इंसर्ट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा करके इसके जगह पे एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, बस इसको देख करके फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ की ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने, सारा मैक हो गया। यानी कने 10.123 आईपी दिए ही थे। आप जाएंगे यहाँ पे इनेबल, अभी देखिए अभी आपका कोई भी मैक डेटा आपका बिल्कुल ओपन है, यानी कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी डेटा इसने मैक टेबल मेंटेन नहीं किया हुआ। अब क्या होगा, अब ये कैसे मैक लर्न करेगा, यहाँ देखिए। अब हम यहाँ से एक पिंग करेंगे तो पिंग में क्या होता है कि सोर्स की आईपी, यही होता है ना, एक पिंग पैकेट अगर यहाँ से जनरेट करें तो इसमें क्या होगा, सोर्स की आईपी और डेस्टिनेशन की आईपी। तो यहाँ सोर्स की आईपी क्या है, ये वाली है 10.0.0.1 और ये डेस्टिनेशन की आईपी 4 है। ठीक है, अब सोर्स का मैक ये अपना मैक ले लेगा ए, डेस्टिनेशन का मैक इसको पता नहीं है क्योंकि अभी टेबल इसका कुछ भी इसको एंट्री नहीं है, इसको पता नहीं है। लेकिन ये जो पिंग जनरेट करेगा ये पिंग पैकेट, तो इसको पता रहेगा ना अपना आईपी अपना मैक। डेस्टिनेशन का पिंग करेंगे तो आईपी पता रहेगा, मैक एड्रेस इसको पता नहीं रहेगा। तो ये जो क्या करेगा कि डेस्टिनेशन मैसेज के जगह पे, अब जब जब इसको मैक पता नहीं हो, देखिए याद रखिएगा, जब स्विच को किसी भी डिवाइस का मैक पता नहीं हो तो वो क्या करेगा, एक आरप पैकेट जनरेट करेगा, ARP। इसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP क्या करता है, आईपी टू मैक फाइंड करता है, आईपी पता है और आईपी से मैक फाइंड करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्प, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक आर्प पैकेट जनरेट करेगा और वो पैकेट जाएगा और इसके जगह पे जो नहीं पता रहेगा इसका मैक, तो यूनिवर्सल मैक ब्रॉडकास्ट वाला ये FF कर देगा। ठीक है, FF लिख करके और क्या करेगा, इस पैकेट को इसके पास भेजेगा और स्विच जैसे ही इस पैकेट का हेडर पढ़ेगा तो देखेगा, अब मैक बेस करता है तो इसका मैक देख लेगा। तो जैसे ही ये पैकेट यहाँ जाएगा तो ये देखेगा कि P1 पे जो पैकेट आ रहा है उसका मैक है AA, ये एंट्री कर लेगा। ठीक है, यानी अब स्विच को पता हो गया मेरे P1 पोर्ट पे जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक AA है।
अब ये मैसेज जैसे ही स्विच के पास गया, ये देखा एफ एफ है, तो मतलब क्या है कि ये स्विच समझ जाएगा कि भैया ये इसको मैक चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये अब मैक के लिए हमको सबके पास भेजना पड़ेगा, तो यानी ये ब्रॉडकास्ट करेगा, बोलेगा कि ये तो ब्रॉडकास्ट का एड्रेस है। तो स्विच क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो क्या करता है, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रीड करके हर पोर्ट पे वो फ्लड कर देता है। ठीक है, तो जितने भी उससे कनेक्टेड पोर्ट रहेंगे सबको वो फ्लड कर देगा, और जैसे ही फ्लड करेगा तो ये देखेगा कि सोर्स की आईपी 1 आई है, डेस्टिनेशन की आईपी 4 है, तो ये देखेगा मेरी आईपी तो 2 है, ये इस मैसेज को कुछ नहीं करेगा, रीड भी नहीं करेगा, वहीं से वहीं हटा देगा। ये भी देखेगा 3 है और इसका जो डेस्टिनेशन है 4 है, तो ये भी मेरा नहीं है, तो इसको डिस्कार्ड कर देगा। और जैसे ही ये इसके पास आएगा, ये देखेगा सोर्स तो मेरा है, डेस्टिनेशन तो मैं ही हूँ, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके फिर से एक रिप्लाई मैसेज करेगा। रिप्लाई मैसेज क्या करेगा, अब सोर्स ये हो जाएगा और डेस्टिनेशन ये हो जाएगा, और सोर्स का मैक ये अपना मैक लगा लेगा डी, और डेस्टिनेशन का मैक ये इसका मैक, इसको पता ही हो गया जब इसके पास आ गया तो। और इस मैसेज को जैसे ही पोर्ट नंबर P4 पे भेजेगा, अब ये P4 क्या करेगा, इसका मैक जो भेजा है इसने लर्न कर लेगा और यहाँ पे डेटा में एंट्री कर लेगा, और जो ये रिप्लाई करेगा वो सबको नहीं करेगा, जिसने भेजा है उसको ही करेगा। तो ये ऐसे कम्युनिकेट हो जाता है। तो स्विच क्या करता है, आर्प मैसेज जो रिक्वेस्ट जाता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और जो रिप्लाई मैसेज आता है वो यूनिकास्ट होता है। हब में क्या था, रिक्वेस्ट मैसेज जाता था वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाता था, और रिप्लाई मैसेज आता था वो भी ब्रॉडकास्ट हो जाता था। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं है, केवल मैक लर्न करने के लिए वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, और जब मैक पता हो जाता है तो यूनिकास्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? सर किसी भी कनेक्शन में, जैसे एक कनेक्शन नेटवर्क बना हुआ है, हेलो हाँ, बताइए। सर, कोई नेटवर्क बना हुआ है, जैसे नेटवर्क बना हुआ है उसमें एक ही बार करेगा ना ये आठ आठ हाँ, जो नहीं नहीं, देखिए, जब इसके पास मैक नहीं, अब इसने क्या किया, इन दोनों मैक को लर्न कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बार में जब ये इसको पिंग करेगा, तो ये दूसरी बार में जब देखेगा कि मैक टेबल में दोनों हैं ही, तो ये क्या करेगा, इनको रिक्वेस्ट यूनिक आ जाएगा और रिप्लाई यूनिक आ जाएगा। लेकिन अभी इन दोनों का मैक इसने लर्न नहीं किया है, तो अगर ये इसको पिंग करता है, तो फिर वही आर्प के थ्रू ये क्या करेगा, देखेगा मैक टेबल में तो ये है ही नहीं इसका मैक, तो ये क्या करेगा, ढूंढेगा, मैक नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। देखिए, जब मैक नहीं मिलेगा तब ये ब्रॉडकास्ट करेगा, और जब मैक मिल जाएगा तो ये यूनिकास्ट करेगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए एग्जांपल, जैसे ये स्विच है ना। अब देखिए, अभी हमने मैक देखा, कोई भी है नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ एक पिंग करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ इसके पास। ठीक है, तो अब देखिएगा जे मैसेज जाएगा और ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जो अब ये हो गया रिप्लाई, देखिए एक ही आया, और ये रिप्लाई सिर्फ एक एक ही को जाएगा। उसमें हब में क्या होता था, ये रिप्लाई भी आता था, वो भी सबको भेजता था। ठीक है, अब दूसरी बार में, अब यहाँ देखेंगे आप, देखिए अब दूसरी बार में ये सिर्फ इसी को जा रहा है और इसी को आ रहा है। ठीक है, जब मैक नहीं था तो वो क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया, मैक हो गया तो यूनिकास्ट किया। ठीक है, अब देखिए टेबल, देखिए देखिए पोर्ट 1 और 4 पे आ गया,
मैक इसने लर्न कर लिया, टेबल बना दिया ना। यस सर। देखिए अब यहाँ पे इसका मैक देखेंगे, अगर अगर इसका मैक आप देख रहे हैं तो क्या होता है, IP कॉन्फ़िग। देखिए अब इसका मैक देखिए, क्या है मैक इसका फिजिकल एड्रेस, यही है ना, 8596। यहाँ देखिए, देखा, ये मैक देखिए, ये मैक लर्न कर लिया, ये दोनों मैक लर्न कर लिया, ठीक है। तो अब ये दोनों जब भी बात करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी स्विच ने इसका और इसका मैक लर्न कर लिया है। तो यानी अगर आप फिर से एक पैकेट लेंगे, फिर इसको लेकर के फिर यहाँ अगर आप पिंग कराएंगे तो ये क्या करेगा, देखिए अब ब्रॉडकास्ट नहीं किया, देखें। अब देखिए, अब इन दोनों का अभी मैक नहीं पता है इसको, क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ से अब यहाँ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, गया और देखेगा मैक नहीं है तो फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया ना। अब रिप्लाई यूनिकास्ट आएगा, देखा आपने, फिर जाएगा, फिर इसको ही भेजेगा। अब आप जब देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अभी 2 ही है, अब देखिए एक तीसरा भी आ गया, ठीक है। अब फिर अगर इन तीसरा में अगर फिर अब इसको करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ यूनिकास्ट करेगा। अगर कोई पैकेट ये तीनों का है, अगर फिर इसको यहाँ करते हैं तो भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी मैक पता है, इसको यूनिकास्ट करेगा। लेकिन अभी भी इसका मैक इसको पता नहीं है। अगर मान लीजिए अगर फिर आप इसको पिंग कराते हैं तो देखिए क्या होता है, फिर ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, रिप्लाई करेगा। अब देखेंगे तो नेटवर्क में क्या होगा, ये देखिए अब चारों का मैक इसको पता चल गया। यानी आपने क्या देखा कि जब मैक टेबल में मैक एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वो स्विच क्या कर रहा है, उस मैसेज को फ्लड ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है। अगर जो मैसेज जब टेबल्स में आपको मैक मिल जा रहा है तो वो यूनिकास्ट कर रहा है। यानी स्विच क्या करेगा, सिंगल टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर मैक ब्रॉडकास्ट करने के बाद जब टेबल्स में मैक एडिट आ जाएगा उसका, तो उसके बाद वो क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। तो समझ में आ गया आर्प या स्विच कैसे मैक फाइंड करता है। यस सर। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है, इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। हर वो करके हमने दिखा दिया, इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दिया और आपको बता भी दिया। और आर्प के थ्रू क्या होता है, IP से मैक फाइंड करता है, यानी इसके पास IP होता है और वो मैक फाइंड कर देता है, ठीक है। तो 5 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए अगर लेना है तो, और फिर करते हैं। सर सर एक क्वेश्चन था। हाँ श्योर, बोलिए। सर इसके बाद तो इसको नेटवर्क में मतलब ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जब एक बार पूरा सबका ये लर्न कर लिया तो फिर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, फिर यूनिकास्ट मतलब करेगा। अब यूनिकास्ट चलता रहेगा। हाँ, यूनिकास्ट चलता रहेगा। अब देखिए, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें होता है कि मैक एजिंग टाइम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो स्विच है, यहाँ ये जो सिस्टम है, ये केबल निकाल कर अपना सिस्टम रख दिया, या यहाँ लैपटॉप यूज कर रहा था, लैपटॉप निकाल करके ये अपना क्या किए, ये आप लोगों को पूछना चाहिए। अगर ये लैपटॉप ले करके ये घर लेके चला गया,
तो अब स्विच क्या करेगा, इस मैक का माइक लर्न हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये इसका एक एजिंग टाइम होता है जिसको हम 300 सेकेंड एजिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 300 तक सेकेंड तक ये मैक को अपने पास रखता है इस डिवाइस का। जैसे ही 300 सेकेंड हुआ, इसका मैक अपने मैक टेबल से हटा देगा। अभी हम लोग देखेंगे, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ना, फिर अभी देखिएगा आप, ब्रेक के बाद हम लोग फिर टेस्ट करेंगे।
हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। ठीक है। तो मैक आर्प के थ्रू स्विच क्या करता है, मैक फाइंड करता है, और एक बार जब मैक टेबल्स में जब मैक मेंटेन कर लेता है तो दूसरी बार क्या होता है, वो यूनिकास्ट होता है, फिर ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इसीलिए बोले स्विच क्या करता है, सिंगल टाइम ब्रॉडकास्ट देन यूनिकास्ट। जब ब्रॉड सिंगल टाइम इसलिए करता है कि जब उसको अपने टेबल्स में मैक नहीं मिलता, जब मैक मिल जाता है तो फिर यूनिकास्ट करता रहता है। ठीक है। स्विच में स्विच बोल सकते हैं कि स्विच स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्ट इसलिए है कि स्विच क्या करता है, उस पैकेट्स को पूरा इंस्पेक्ट करता है। यानी हब क्या करता था, पैकेट आता था और सेम एज इट इज़ सेंड कर देता था, लेकिन स्विच क्या करता है, उस पैकेट को रीड करता है। अगर उसमें कुछ सस्पेक्टेड लगा तो वो तुरंत ही उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी मेंटेन करता है, यानी ऑथेंटिकेट करता है जो भी। तो ये आपका स्विच, स्विच में चिप्स लगे होते हैं, यानी स्विच क्या करता है, उस डेटा को सबसे इम्पोर्टेंट स्विच क्या करता है कि आपका जो कोलिजन डोमेन है, यानी इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन होता है, कोलिजन डोमेन बोल सकते हैं, या जितने पोर्ट्स रहते हैं उसके उतने कोलिजन डोमेन है। जितने पोर्ट्स में जितने पोर्ट्स अप हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 पोर्ट्स, अगर हमने 2960 का स्विच लिया एक, उसमें 24 पोर्ट्स हैं और 2 गिग हैं, 26 हैं, तो यहाँ यूज कितने हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं। तो यानी आपके कोलिजन डोमेन कितने होंगे, 4 होंगे। 4 होंगे, तो अब ये स्विच एक ही टाइम में ये सारे चारों यूज कर सकते, डेटा सेंड या रिसीव, डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। इनका डेटा कोलाइड नहीं होगा, क्योंकि इनका अपना आने जाने का रूट है। यानी जितने कनेक्टिविटी हैं उतने ही इन आउट के रूट हैं। इनका भी अपना, ये अपना डेटा आ जा सकता है। इसके जो स्विच के अंदर जो टोपोलॉजी चलती है, मेश टोपोलॉजी चलती है। मेश क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मल्टीपल, आप जितने कनेक्टेड उतने आज के अपने आने जाने के रूट रहते हैं। तो ये स्विच के फीचर्स हैं, ठीक है।
तो आप इसको अगर याद कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ये जो आर्प जो हुआ है यानी मैक्स आईपी से मैक फाइंड हुआ है, स्विच मैक फाइंड कैसे करता है उसको भी एक बार देख लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। राउटर कुछ नहीं है, राउटर जो आपका राउटर को हम L3 डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। राउटर का काम सिर्फ ये है कि राउटर का काम हम लोग देख लिए थे, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, राउटिंग टेबल बनाता है, ठीक है। राउटिंग टेबल से क्या होता है, वो डिसाइड करता है यानी बेस्ट पाथ फॉर बेस्ट पाथ, ठीक है। यानी हर राउटर के पास जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड रहेंगे सबका पाथ रहेगा और उसमें से जो बेस्ट पाथ रहेगा यानी मिनिमम कास्ट का जो पाथ रहेगा उससे वो डेटा को सेंड कर लेगा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है राउटर का कि ये कम्युनिकेट कराता है बिटवीन टू आर मल्टीपल नेटवर्क। स्विच क्या है, लैन डिवाइसेस है, वो सिंगल नेटवर्क्स में काम करता है। ये राउटर क्या करता है, ये अगर मान लीजिए इधर एक अलग नेटवर्क है और ये एक इधर अलग नेटवर्क है तो इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेट करा देगा। तो ये राउटर का काम है। राउटर क्या करता है, टू या मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है, इसका बेस्ट फीचर ये है, ठीक है। राउटर राउटिंग टेबल्स बनाता है जिस टेबल से ये बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ फाइंड करता है और उस पाथ से ही पैकेट को फॉरवर्ड करता है। L3 डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये आप इसका फीचर्स देख लेंगे। आगे हम राउटर जब पढ़ेंगे, स्विचिंग पढ़ेंगे, राउटर पढ़ेंगे तो और जो भी इम्पोर्टेंट फीचर रहेंगे और आगे हम देखेंगे। यहाँ पे बस इतना ही आप जान जाइए कि राउटर होता क्या है, एक नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराता है और बेस्ट रूट फाइंड करके पैकेट्स को उस रूट से फॉरवर्ड करता है। और ये L3 यानी नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, ये डिवाइस जो होता है नेटवर्क लेयर पे यूज होता है। तो आप इतने को याद रखिएगा और ये इसका फीचर्स है, हो गया। अब हम करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपना बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इस बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, ठीक है। तो मैप बनाते हैं कि हमारा कहाँ बीम रहेगा, कहाँ गेट रहेगा, कहाँ किचन रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, तो ये सारी डिजाइनिंग करते हैं। ऐसे ही जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क को कनेक्टिविटी हम कैसे देंगे, कितनी किस तरह से कनेक्टिविटी देंगे, कैसे कहाँ स्विच से राउटर से कनेक्टिविटी कैसे रहेगा, एक स्विच दूसरे स्विच से कनेक्टिविटी कैसे रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके टोपोलॉजी में। यानी आप स्विच बनाते हैं, अगर स्विच आप डिवाइस बनाएं तो इसके अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो किस टोपोलॉजी के अंदर एक दूसरे से, इनके पोर्ट एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, तो ये आपके सारे टोपोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो टोपोलॉजी यूँ समझ लीजिए कि उस मैप का उस नेटवर्क का मैप होता है, ठीक है। अब कितने टाइप के टोपोलॉजी होते हैं वो देखेंगे। एक होता है कि आपका पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट,
पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ठीक है। एक राउटर लिया, दूसरे राउटर से कनेक्ट कर दिए, एक स्विच लिया, दूसरे स्विच से कनेक्ट कर दिए, एक स्विच लिया, एक राउटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉइंट टू पॉइंट यानी वो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो पोर्ट्स, अब देखिए ये जो राउटर के जो पोर्ट्स हैं ये आपके, अब इसमें RJ45 भी हो सकते हैं कनेक्टर, इनको कनेक्टर बोलते हैं। ये RJ45 भी हो कनेक्टर हो सकता है, ये सीरियल पोर्ट्स भी हो सकता है, और ये स्मार्ट सीरियल भी हो सकता है। लेकिन अब जो नए राउटर्स आ रहे हैं मोस्टली में RJ45 रह रहा है, या SFP भी हो सकता है। SFP मतलब आप फाइबर जब यूज, जो फाइबर केबल्स जो यूज करते हैं उसमें हम SFP पोर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं SFP, यानी जो आप देखे होंगे आप अपने घर का राउटर जो आजकल फाइबर से कनेक्ट हो रहे हों तो उनको देखिएगा, तो उनका जो कनेक्टर होगा वो जो फाइबर केबल्स में जो कनेक्टर्स आ रहे हैं उसमें होगा। तो यानी आप अगर देखना चाहें तो आप ये यूट्यूब पे जा कर के गूगल्स पे SFP कार्ड होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं उस कनेक्टर को लगा देते हैं। देखिए SFP देखे होंगे आप, SFP ऐसे कार्ड आ जाते हैं ये वाले, ओके, ठीक है। इसमें आता है वो आपका कनेक्ट हो जाता है। ये देखेंगे आपका, तो देखिए ये आपका ये कनेक्टर्स है, ठीक है, देखे होंगे आप। तो ये आपके फाइबर्स वाले में जो कनेक्टर्स आते हैं ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। अगर हम RJ45 कनेक्टर की बात करें तो आपके ये RJ45 सब लोग देखे होंगे, RJ45 का कनेक्टर। ये देखिए ये सारे कनेक्टर्स हैं, जी सर, ये देख रखा है। ठीक है। तो ये RJ45 यानी आपका कॉपर वाला जो केबल्स होता है, इसमें आप कलर कोड से इसको बना लेते होंगे, या केबल आपको बनाने के लिए बोला जाता होगा तो आप बना लेते हैं। तो ये RJ45 कनेक्टर होता है। इसके पहले जो ये वाला हमने देखा, ये जो केबल्स होते हैं ये फाइबर केबल होते हैं, ये उनके कनेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखे होंगे, आप देखेंगे अब तो पुराने राउटर्स के जो मॉडल्स होते हैं आपके सीरियल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर देखेंगे तो ये आपके सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो ये सीरियल पोर्ट्स आ जाएंगे, ये आपके ऐसे आ जाएंगे, या यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ये सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर है, ठीक है। अभी जब कभी आप लैब आइएगा तो आपको दिखा देंगे वहाँ पे। इसमें स्मार्ट सीरियल कनेक्टर्स भी आते हैं, जो अच्छा देखिए, तो ये स्मार्ट सीरियल्स में थोड़ा सा ये आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। अब मोस्टली आपका RJ45 ही चल रहा है, ठीक है। तो RJ45 ही ऑलमोस्ट लगभग जो नए नए राउटर्स आ रहे हैं तो उसमें RJ45 या आपका SFP जो आपका फाइबर केबल्स का जो आ रहा है वो चल रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है।
उसके बाद आता है कि आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जब अगर आप इसमें, आप में से कोई इंजीनियरिंग किया होगा या या बस टोपोलॉजी में अभी हम आपको पिछले बार बताए थे, ये सिर्फ ये क्या होता है, एक आपका ट्रंक केबल रहता है और इस केबल के थ्रू आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका केबल रहता है, ये जो केबल्स होते हैं, ये हाफ डुप्लेक्सी में काम करता है। ठीक है। इस केबल को, ये जो मेन केबल है, इसको बैकबोन केबल भी बोलते हैं या ट्रंक केबल बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए ये पूरे बैकबोन, सारा आपका नेटवर्क जो है सारे इस बैकबोन केबल पे ही डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए कि अगर ये केबल से आपका अगर ब्रेक हो गया या कुछ इसमें एरर आ गए, तो आपका ये जो पूरा नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये बस टोपोलॉजी है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा है नहीं। सारे डिवाइसेस आपके एक सिंगल केबल से कनेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए वो सिंगल केबल ही इसमें कुछ ब्रेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, तो आपके नेटवर्क ही बैठ जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ये जो डिवाइसेस होती हैं, यहाँ तो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है। रिंग टोपोलॉजी में ये डिवाइसेस एक रिंग बना करके एक केबल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें डेटा का फ्लो क्लॉकवाइज। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में यहाँ पे एक इनके पास एक सॉकेट मतलब बोल सकते हैं उसको, ये रिपीटर, यानी ये क्या करता है कि आपका डेटा को ये स्पीड को मेंटेन करता है, रिपीट करके रीजनरेट करके दूसरे को सेंड करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए ये केबल कनेक्ट हो गए, तो सिर्फ यही दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाएंगी और इधर की सारी डिवाइसेस आपकी नेटवर्क से बाहर हो जाएंगी। ठीक है। इसमें एक सिंगल बनाते हैं, एक बैकअप के लिए डबल केबल लगा देते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी आपके डिवाइसेस रहेंगे, वो एक उनकी कनेक्टिविटी एक रिंग के थ्रू, मतलब एक रिंग बना करके होती है। तो ये आज भी ये चलते हैं आपके नेटवर्क में, सारे टोपोलॉजी चलते हैं, लेगेसी में भी चलता है ये। अगर हब बनाते हैं तो उसमें तो ये टोपोलॉजी चलती ही है। आप आईएसपी में यूज करते हैं, आईएसपी का एक बनाते हैं, तो वहाँ पे भी जो कनेक्टिविटी देते हैं, एक रिंग में कनेक्टिविटी देते हैं। ठीक है। तो ये सारे टोपोलॉजीज यूज होते हैं, सबका इम्पोर्टेंस है, सब अब अभी भी यूज हो रहा है। और ये जितने भी राउटर्स या जो भी डिवाइसेस रहेंगे, सारे एक रिंग में कनेक्टिविटी इनकी रहेगी। ठीक है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। नेक्स्ट वन आता है आपका आपका बस हो गया, रिंग हो गया, स्टार टोपोलॉजी, सब जो सबसे ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। स्टार टोपोलॉजी क्या है, आपका एक सेंट्रलाइज यानी स्विच डिवाइसेस होगा और मल्टीपल डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो। कहीं आप एपी कनेक्ट कर देंगे, कहीं आप डिवाइसेस, प्रिंटर, उस नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस रहेंगे वो उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक रिंग में रहता है। अगर मान लीजिए अगर ये पोर्ट ऑफ खराब हुआ, तो बाकी तो आपके नेटवर्क चलते रहेंगे। आपका नेटवर्क तभी बैठेगा जब ये पूरा ये डिवाइस ही काम करना
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी। अभी भी जितने भी जाएंगे तो वहाँ आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपके ऑफिस में एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक स्विच होगा, स्विच से आपका एपी होगा, एपी से कनेक्ट होंगे, उसी स्विच से प्रिंटर लगा दिए होंगे लैन में, उसी से आप आईपी फ़ोन लगा देंगे, उसी से आप डेस्कटॉप लगा देंगे, उसी से आप सर्वर लगा देंगे। तो ये जो टोपोलॉजी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं, वो आपका होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। जी सर जी। स्टार टोपोलॉजी के बाद आता है आपका एक मेश टोपोलॉजी। ठीक है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और स्विच आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक लीनियर में कनेक्ट हुआ, एक अगर ये खराब हुआ तो ये आपका ये पूरी डिसकनेक्टिविटी बन जाएगी। लेकिन मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जितने भी डिवाइसेस रहते हैं वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, सारे डिवाइसेस, ऐसा नहीं है कि ऐसे। ये देखिए, ये डिवाइस भी ये सारे से कनेक्ट रहे। ठीक है, ये डिवाइस भी सारे से कनेक्ट रहेगा, ये भी सारे से कनेक्ट रहेगा, और ये भी। तो यहाँ देखिए ये मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ये थोड़ा सा बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें देखिए कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, बट इसमें रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए ये पाथ अगर ख़राब हुआ तो ये कहाँ जाएगा, आपका डेटा ऐसे होकर के यहाँ जा सकता है, ऐसे होकर के यहाँ जा सकता है, ऐसे से यहाँ जा सकता है, इससे होकर के यहाँ जाता है, यानी आपके मल्टीपल पाथ्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कि मल्टीपल पाथ से डेटा सेंड कर, यानी रूल्स देखेंगे स्विच के अंदर ये जो टोपोलॉजी होती है यही मेश टोपोलॉजी, यानी हर पोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक पाथ ब्रेक हुआ, एक वायर अंदर का खराब हुआ, तो वो कहीं और से चला जाएगा, कहीं और से चला जाएगा, तो इससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस रहते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड, ये नहीं कि इनडायरेक्टली, ये तो जाएंगे तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, वो मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो आता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड नाम से ही है कि यानी मल्टीपल टोपोलॉजी मिल करके आपका बनता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी अगर मान लीजिए ये स्टार टोपोलॉजी है, इससे कनेक्टिविटी आपने दे दिया, तो ये देखिए स्टार और ये टोपोलॉजी मेश, यानी दो टोपोलॉजी को मिला करके एक टोपोलॉजी बनाए, आप इसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ज़रूरत पड़ जाती है, सारे जितने भी हम टोपोलॉजी बनाते हैं वो सारे एक दूसरे से मिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोपोलॉजीज हो गए। केबल हम देख ही लिए हम लोग, कनेक्टर्स, केबल, RJ45। स्पीड देख लीजिए, फास्ट इथरनेट होता है, कई केबल्स आते हैं जिनका फास्ट इथरनेट रहता है। उसके बाद गिग वाला जाता है, हम बताया आपको गिग का 1000 MB, अगर 10 गिग वाला आता है तो 10 गिग। कॉपर अगर अगर देखिए कॉपर नाम, अगर केबल्स नाम कैसे करेंगे, कॉपर, यहाँ देखिए 10/T, ठीक है, 10/T, यानी आपका जो कॉपर का केबल है, 10 मतलब उसकी स्पीड है 10 MB/सेकेंड, 100/T, टी मतलब कॉपर, यानी केबल कॉपर का है जिसका स्पीड 100 है। 1000/LX, ये LX मतलब देखिए फाइबर, यानी फाइबर का केबल है जिसकी स्पीड ये है। टी कॉपर का केबल है जिसकी स्पीड इतनी है, कॉपर का केबल है जिसकी स्पीड इतनी है। तो ये नेमिकुलेचर होता है, IEEE में नेम ऐसे देते हैं, यहाँ से आप स्पीड बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं वो केबल फाइबर का है कि कॉपर का है। ठीक है, तो ये आपके
45 RJ45 कनेक्टर हम लोग देख ही लिए, आप लोग देखे होंगे। NIC कार्ड आप देखे होंगे। तो ये कलर कोड वगैरह ये बनाते होंगे केबल। ये आपके केबल्स आते हैं, एक कंसोल केबल आता है, ठीक है। तो कंसोल केबल ये होता है कि अगर आप नया स्विच लेके आए मार्केट से, अभी उसमें आपने कोई भी स्विच या राउटर कुछ भी लाए, ये इसको हम मैनेजमेंट पोर्ट भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप स्विच लाए, उसमें अभी आपने IP वगैरह नहीं डाला है, तो सबसे पहले उसका एक्सेस लेंगे किससे? कंसोल से। कंसोल से एक्सेस ले करके उसमें हम IP डालेंगे और फिर हम उसका जो रेगुलर पोर्ट्स होता है उससे हम उस स्विच को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो जिस दिन आप कभी भी जब आपको टाइम मिले आप आइएगा, वो हम कंसोल से कैसे एक्सेस लेते हैं यहाँ पे लाइव में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल में उतना समझ में नहीं आता है, बट आप जब प्रैक्टिकली जब आप आएंगे लाइव करने, तो वहाँ पे एक स्विच को कंसोल से कैसे एक्सेस करते हैं, वो कंसोल केबल के थ्रू वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक होता है क्रॉस केबल, आप लोग पढ़े होंगे जब आप क्रॉस केबल क्या होता है बताइए। तो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हाँ, यूज ठीक होता है। था। यानी अगर स्विच को स्विच से कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर स्विच से हम लैपटॉप या कुछ और डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो क्या ये यूज़ करेंगे, स्ट्रेट। आप जानते होंगे स्टेट केबल, क्रॉस केबल और फिर कंसोल केबल। कंसोल केबल क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इस स्विच को एक्सेस कर रहे हैं मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू, तो वहाँ आप यूज़ लगाएंगे कंसोल, ठीक है। सीरियल केबल, स्मार्ट सीरियल, वो हम लोग देख लिए हैं। सीरियल पोर्ट्स, स्मार्ट पोर्ट्स वगैरह हम देख लिए, ठीक है। कंसोल कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बता देते हैं कि कंसोल कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना करके, जैसे मान लीजिए ये स्विच है, स्विच पे रेगुलर पोर्ट्स होते हैं आपके, एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है जिसको हम कंसोल पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे लेकर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ USB आपके सिस्टम में जो USB पोर्ट होगा, कंसोल केबल एक तरफ USB कनेक्टर रहता है और दूसरे तरफ RJ45, तो इसमें RJ45 वाला कंसोल में कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखेंगे कि आपने जिस USB पोर्ट पे लगाया है वो ASB पोर्ट का नेम क्या है, नेमकुलेचर। अगर मान लीजिए नेम क्या है, तो सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, जाते हैं यहाँ पे और आपको सिस्टम में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे एक नंबर आपको शो कर देगा, पोर्ट नंबर। नहीं अभी शो करेगा जब तक हम कंसोल केबल नहीं लगाते। तो मैं एक केबल लगा रहा हूँ पोर्ट पे, आप देखिएगा क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे अभी कोई पोर्ट अभी आपको पोर्ट नंबर शो नहीं कर रहा होगा। जैसे ही आप केबल को लगाएंगे यहाँ पे शो किया, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर शो कर दिया, ठीक है। तो पोर्ट नंबर देख लेंगे कि इसका नाम, तो मैंने जिस कनेक्टर में लगाया है उसका जो पोर्ट नंबर है COM5, ठीक है। अब आपको जाना है, एक सॉफ्टवेयर आता है पट्टी सॉफ्टवेयर में जाना है, और उस डिवाइस को, यानी आप जो भी डिवाइसेस लिए हैं उस डिवाइस को, जैसे मान लीजिए कि इस डिवाइस को आप SSH भी कर सकते हैं, टेलनेट भी कर सकते हैं, और आप इसको कंसोल पोर्ट के थ्रू आप ले सकते हैं, सीरियल पे भी कर। तो हम जो यूज करेंगे वो सीरियल कनेक्टर यूज करेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ पे और सीरियल वाले पे ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डिवाइस यूज किया, डिवाइस पोर्ट नंबर, तो इसका नंबर है, नेम है, जो USB का जो सीरियल नंबर है उसका COM5 लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको जाना है
1 के जगह पे 5 कर देना है और ओपन पे क्लिक करना है, वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ आएंगे, जब भी आप सेंटर पे, तो हम लोग फिजिकली कनेक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारे उसमें यूज होते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हमारा आज जो अब इससे पहले कोई मतलब अभी कोई क्वेरी आपकी? रास्ता जाना है वहाँ पे। नो सर। अभी कोई और बोल रहा था? ठीक है, कोई नहीं, चलिए देखिए, सब लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक ठीक है, देख लीजिएगा फिर से, लिंक चला ही जाएगा या वीडियो। अब जो हमारा जो टॉपिक, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा एड्रेसिंग। एड्रेस का जैसे ही हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में नाम आ जाता है, मतलब जैसे ही एक आ जाता है कि एड्रेस, यानी एड्रेस मतलब क्या है कि लोकेशन, यही है ना। कि अगर सर। हाँ, अगर आप पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं किसी को, या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर पे ही सामान भेज रहे हैं, तो वहाँ क्या ज़रूरत होती है? एक होता है कि आपका एड्रेस होगा, यानी एक फ्रॉम होगा, और एक एड्रेस होगा वो टू होगा, यही होगा ना। एड्रेस तो यही होता है। तो फ्रॉम में आपका नाम और आपका अपना एड्रेस, टू में जहाँ आप भेज रहे हैं उनका नेम और उनका एड्रेस, यही तो एड्रेस होगा अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में लें। तो अगर हमारा जो एड्रेस है, इन दोनों को मिलाकर के ही एक परफेक्ट एड्रेस बनता है। अगर इसमें से कोई एक हट जाए तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लीजिए कि आप सामान भेज रहे हैं अपने गांव, ठीक है, अब आपने उस गांव में मेंशन करना ही, नेम करना ही भूल गए, तो वो आपका लेटर आपके गांव चला जाएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, उसमें कोई मेंशन आपने किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये अधूरा एड्रेस है। ऐसे ही अब इसमें देखिए, एक होता है कि परमानेंट एड्रेस, एक होता है आपका जिनको हम बोल सकते हैं लॉजिकल एड्रेस बोल सकते हैं, यानी चेंजेबल एड्रेस बोल सकते हैं। करंट एड्रेस। सॉरी, करंट एड्रेस, हाँ, परमानेंट। करेंट एड्रेस या प्रीवियस एड्रेस वो अलग चीज़ है। इनको हम बोल सकते हैं ये वेरिएबल एड्रेस है, यानी ये बदलता रहता है। अभी आप कहीं और हैं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, बदलता रहता है। बट इसमें से देखिए, जो आपका नेम है वो आपका एक परमानेंट एड्रेस हो जाता है। एक बार जो 10th के मार्कशीट में आपका नाम फिल हो गया, आप होल लाइफ उसको आप वही चलाते रहेंगे। ठीक है, तो जो आपका नेम है, जो नेम है वो आपका क्या हो गया, फिक्स, परमानेंट। वो भी तो एड्रेस ही है, वो आपकी आइडेंटिटी ही है, तो वो एक परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर आपका जो लोकेशन है, यानी आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो क्या हो गया, वेरिएबल एड्रेस। अगर आप घर जाते हैं
तो क्या बताते हैं, अभी मैं घर पे हूँ, यानी आपने क्या हुआ, अपना लोकेशन चेंज कर दिया, लेकिन आपका नेम वही है। फिर आप अपने ऑफिस दिल्ली आ जाते हैं या व्हाटएवर जो भी जहाँ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं, तो नाम आपका वही है, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया बदल जाता है। अभी आपका दिल्ली हो गया, अभी पहले क्या था, यूपी था या एमपी था, व्हाटएवर जो भी था। तो यहाँ देखिए नेम जो है वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम अभी अपने पर्सनल लाइफ में अगर एग्जांपल्स लें तो सेम। अब ये क्यों होता है, कम्युनिकेशन के लिए। आपको एक जगह से दूसरे जगह लेटर भेजना है, सामान भेजना है या व्हाटएवर जो भी भेजना है, तो ये एड्रेस किस लिए बना, कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसे ही सेम वर्चुअल लाइफ में भी होता है, यानी जो डिजिटल लाइफ जिसको बोलते हैं। डिजिटल में क्या होता है, एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से क्या करता है, कम्युनिकेट ही तो करता है, डेटा शेयर ही तो करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट के लिए क्या ज़रूरी है, एक परमानेंट एड्रेस और दूसरा उसका लोकेशन। तभी तो अब चाहे वो वर्चुअल हो या हमारा फिजिकल हो, इन दोनों को तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, अनसिस्टमेटिक हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही क्या है हमारा यहाँ पे एड्रेसिंग को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल एड्रेसिंग, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, यस सर। फिजिकल एड्रेसिंग में आपको पता भी होगा, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, आप देखते होंगे मैक एड्रेस क्या है, ये परमानेंट एड्रेस है। इसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ये नॉट चेंजेबल है। ठीक है, एक बार आपने जो मैक लगा दिया वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये परमानेंट एड्रेस है जो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में जाएंगे तो आपका आ जाएगा ये आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस ये चेंजेबल होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप लैपटॉप यहाँ लिए हैं, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी घर पे हैं, घर का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं आप लोग भी। कल को क्या होगा कि कल को ये लेके चले जाएंगे कहाँ, अपने ऑफिस सुबह। तो जब ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और आईपी मिली होगी और अभी हमको कुछ और आईपी मिली है ना। तो ये क्या है, आईपी क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे ही आपने लोकेशन चेंज किया, जैसे ही आपने ब्रॉडबैंड चेंज किया, तुरंत आपको आईपी चेंज हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर आपका जो मैक एड्रेस है, अब जो आप कंप्यूटर, जो लैपटॉप या जो भी यूज कर रहे हैं डिवाइसेस, उसका अपना एक मैक एड्रेस होगा। तो लेकिन जो मैक एड्रेस अभी यहाँ है, कल
ऑफिस लेके जाएंगे तो वही मैक एड्रेस भी ऑफिस में ही रहेगा। अगर कल को वो आप टैबलेट या लैपटॉप या जो भी है, आप कल को दुबई में लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका मैक वही रहेगा, मैक चेंज नहीं होगा। लेकिन आईपी यहाँ भी चेंज हो गया, आईपी यहाँ भी चेंज हो गया और आईपी यहाँ भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आईपी जो है आपका वो लॉजिकल एड्रेस है, यानी वेरिएबल एड्रेस जिसको बोल सकते हैं, वो हमेशा चेंज हो सकता है, कम्युनिकेट पॉसिबल है। लेकिन आपका मैक एड्रेस आप यहाँ हैं तो भी वहीं रहेगा, ऑफिस जाएंगे तो भी वहीं रहेगा, और लोकेशन अपना स्टेट या कंट्री चेंज कर रहे हैं तो भी वही रहेगा। तो एक लैपटॉप की आइडेंटिटी क्या हो गई? उसका मैक और प्लस उसकी आईपी। आईपी क्या बताता है? आपका जियोग्राफिकल एड्रेस, यानी आप दुनिया के किस लोकेशन पे बैठ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बताता है आईपी एड्रेस। और आप किस डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बताता है आपका मैक एड्रेस। कल को आप इंटरनेट पे जाते हैं, कुछ उत्पात मचा देते हैं या कुछ किसी का कुछ चोरी कर लेते हैं या किसी का हैक कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो आपके एक रिकॉर्ड बन जाती है। वो आप उस रिकॉर्ड से आप पुलिस या कोई भी फॉरेंसिक या कोई भी पहुंच सकता है आपके पास। तो ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों का होना कंपलसरी है। विदाउट दिस यू कांट कम्युनिकेट इन इंटरनेट। ठीक है, जी सर। तो एकदम बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है, आपका लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल एड्रेस को बिल्कुल ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कैसे बनता है। आईपी एड्रेस को दो पार्ट्स में हम कर देते हैं। एक अभी हम जो यूज कर रहे हैं, एक IPv4 और दूसरा हमारा IPv6। ठीक है, जी सर। अब IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, ठीक है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल एड्रेस से। फिजिकल एड्रेस में मैक एड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे IPv4 पे, फिर हम IPv6 पे। IPv6 को बेसिक्स पढ़ेंगे, लेकिन IPv4 पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। IPv4 क्लास से लेकर के और सबनेटिंग सुपरनेटिंग तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। मैथमेटिकल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आईपी एड्रेस जिसको समझ में आ गया, ये समझ लीजिए कि उसको नेटवर्क उसके हाथ में है। राउटर पे भी कमांड हो जाएगा, पूरे नेटवर्क पे उसको कमांड हो जाएगा। जिसको आईपी एड्रेस समझ में आ गया, वो पूरे नेटवर्क को उंगली पे नचाएगा। तो इसलिए आप आईपी एड्रेस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल भी क्वेश्चन करते रहेंगे, बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे, और घर पे जो काम मिलेगा उसको आप बिल्कुल करके लाएंगे। ठीक है सर आप ऑफलाइन क्लासेस भी देते हो? हाँ, ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं हमारे वीकेंड में। जैसा वीकेंड में ही होती है वो? हाँ हाँ। क्या हुआ, ऑनलाइन से प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो होता है ना, थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, घर में बैठे रहते हैं, हाँ हाँ, ये है, वो सब ये तो चीजें हैं सबसे थोड़ी सी। बड़ा सेक्शन है, थोड़ा सा कंटिन्यू। वो ये मतलब ऑनलाइन में थोड़ा ये हो जाता है ना कि एक तरह से मतलब वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है ऑनलाइन में, और सबसे बड़ा हाँ, चैलेंजेस ये है ना कि सब शांत बैठे रहते हैं। कोई, वहाँ पे क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट रहता है तो उसमें सही रहता है थोड़ा सा। और नेटवर्क का सही कहिए तो एकदम बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन ही
थोड़ा बेसिक बेटर है। बेटर है, लेकिन कोई नहीं, इसको एक और मतलब रिवीजन जब करेंगे ना, हाँ हाँ तब उसमें सर जो डाउट्स होंगे वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। बिल्कुल। आप एकदम वही तो कह रहे हैं, कनेक्ट बने रहिए, कनेक्ट बने रहेंगे तो बड़ा सही रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ, सामने वाला पढ़ रहा है, और हाँ सर। थोड़ा-सा मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि कहीं मैं कंटिन्यू ऐसे अपने आप अपने उसको आप को ही पढ़ा रहे हैं। अपने आप को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सामने वाला जो भी है देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज इंटर वो होता है ना, इंटरेक्शन होता है तो इंटरेस्टेड रहती है क्लास। हाँ, हाँ, इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन कहीं नहीं, आप ऐसा अगर आपको फ़ील लगे तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में बोल दिया कीजिए आप लोग। आप लोग भी बोलते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, चलो भई। और थोड़ा-सा क्वेश्चन्स आंसर्स होते हैं, थोड़ा-सा रहता है तो समझ में आता है कि चलो सामने वाला सुन भी रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन पुट होते रहते हैं तो थोड़ा और नॉलेज। हाँ, हाँ। सर प्रैक्टिकल कब से शुरू हो रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस? प्रैक्टिकल अब ये एड्रेसिंग पढ़ के, आईपी एड्रेस पढ़ के पूरा प्रैक्टिकल ही होगा उसमें। नेक्स्ट वीक से? आईपी एड्रेस थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। अब डिपेंड्स करता है कि आप लोग कितना जल्दी उसको सीख लेते हैं, है ना? तो नेक्स्ट 3-4 क्लासेस होंगी इसकी। बहुत बड़ा है आईपी एड्रेस, और बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से शायद शुरू हो जाए। हाँ, इट्स मे बी नेक्स्ट वीक से। ओके सर। तो कल ट्यूसडे वाला क्लासेस आप लोगों को कोई काम तो नहीं है ना? कल वाला हम सोच रहे हैं कि जो ट्यूसडे को नहीं हुआ तो कल ले लें। कोई नहीं सर, ले आज लीजिए। ले लीजिएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि 3 डेज़ का था तो ट्यूसडे वाला टाइम से ख़त्म हो जाएगा ना आप लोगों का, तो सही रहेगा। क्योंकि क्लासेस बढ़ती-बढ़ती जाएँगी तो दिक्कत। ठीक है फिर, करते हैं, अगले दिन शुरू करते हैं, और थोड़ा-सा बने रहिएगा क्लास में, और थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना आईपी एड्रेस का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बड़े अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। हाँ सर, हाँ, मेन तो बेस तो अपना यही है सर। बाकी ये थ्योरी क्लियर तो होगा आप तो। रिकॉर्डेड से देख करके समझ भी जाएँगे, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसमें थोड़ा-सा अच्छे से करेंगे तो बाद में ही समझ में हम्म। आएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही सुन लेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक ठीक है सर। ठीक है फिर मिलते हैं। ओके सर। ओके, ओके सर। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।